कैप्टन हडसन जो थे वो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार करते हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। जिज्ञासा। दिल्ली जो है ये एक इफेक्टिव सेंटर के तौर पे, यानी कि प्रभावी केंद्र के रूप में ये ज्यादा दिनों तक लंबा नहीं टिक सका। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए हम इस सवाल का जवाब पता लगाते हैं। तो दरअसल जो औरंगजेब थे, जो कि एक मुगल बादशाह थे, मुगल रूलर्स थे, और ये आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर मुगल बादशाह में से एक थे। इन्होंने क्या क्या था? तो इन्होंने भारत के बहुत सारे बड़े बड़े हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, जब ये मर गए 1707 में, तो जो मुगल गवर्नर्स थे, यानी जिनको हम सूबेदार कहते हैं, और जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो क्या करने लगे, अपनी ताकत जो है वो दिखाना शुरू कर दिए और अपने अपने क्षेत्र में जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। उसी तरह से जैसे जैसे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जैसे जैसे लोग अपने कब्जा को करते चले गए और एक रियासत बनाना शुरू कर दिए भारत के अलग अलग जगहों पर, तो जब इस तरह से किंगडम्स बनने लगे, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव सेंटर के रूप में माना जाता था, वो जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाया। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? चलिए हम लोग देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी का नाम था जो कि बिजनेस करता था, और ये कंपनी जो है भारत के ईस्ट वाले हिस्से में आते हैं, यानी कि भारत के पूर्व वाले हिस्से में आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में क्यों आई और कैसे आई? तो भारत में ये बिजनेस करना चाहते थे, भारत के किस हिस्से में? पूर्व वाले हिस्से में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ वन। इससे ये कंपनी एक परमिशन ले लेती है कि ये भारत के पूर्व वाले हिस्से में बिजनेस करेंगे। अब परमिशन लेने का मतलब क्या था? तो परमिशन लेने का मतलब ये था कि कोई जो अदर बिजनेस करने वाले कंपनी होंगे, यानी कि जो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स होंगे, वो इनके साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करेंगे और इनका अधिकार होगा उस क्षेत्र में बिजनेस करने का, इनका दबदबा होना चाहिए। तो ये परमिशन लेने का मतलब ये था। अब बिजनेस ऐसा क्यों कर रहे थे? तो परमिशन लेने से उनको और क्या बेनिफिट हो रहा था? एक तो ये बेनिफिट होगा कि कोई जो अदर कंपनीज होंगी बिजनेस करने वाले, वो उस क्षेत्र में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो परमिशन लेने का एक ये मतलब था, जो इंग्लैंड के अदर जो और ऐसे कंपनी होंगे वो उस क्षेत्र में बिजनेस नहीं करेंगे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करना चाह रही थी।
तो अब इसके पीछे का कारण क्या है कि आखिरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ऐसा क्यों करना चाह रही थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, आपका अगर कोई विरोधी नहीं होगा, तो आप सामानों को बहुत ही सस्ता में खरीदेंगे और बहुत ही ज़्यादा मुनाफे में बेचेंगे, बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइस में आप उसको बेचेंगे, तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी, अगर दूसरा कंपनी वही काम करती है आपके अगल बगल में, तो कंपटीशन जो वो बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन के चक्कर में आप उतना ज़्यादा हायर प्राइस पे नहीं बेच सकते हैं सामान को, आपको कम करके बेचना होगा ताकि आपका जो सामान है वो ज़्यादा बिके। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये यही चाहती थी कि इनका कोई कॉम्पिटिटर्स ना हो और ये जो भी रिसोर्सेस या जो भी सामान खरीदे वो बहुत ही सस्ता में खरीदे, बहुत ही कम मूल्यों में खरीदे और उसे क्या करें, ये बहुत ही हायर प्राइसेस में बेच दे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो जब किसी भी सामान को बहुत ही कम मूल्यों पे खरीदा जाता है और उसको हायर प्राइस पे जब बेचा जाता है तो उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि इंग्लैंड से चली थी और किसके परमिशन से चली थी? एलिजाबेथ वन के परमिशन से, यानी एक शाही प्रमाण जो है, एक रॉयल चार्टर के माध्यम से वो चली थे। लेकिन जो रॉयल चार्टर थे, जो ये शाही फरमान था कि किसी को परमिशन नहीं है वहां पहुंचने का जहां ये पहुंचना चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो क्या किए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यूरोपियन पावर को रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? दरअसल जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पूर्वी हिस्सा में पहुंचते उससे पहले ही जो यूरोपियन पावर थे, जिसमें हम बात करते हैं पुर्तगालिन के विषय में, तो जो पुर्तगालिन लोग थे वो बहुत पहले ही भारत के पश्चिमी वाले हिस्से में पहुंच चुके थे और गोवा में उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो 1998 में ही जो वास्को डी गामा थे उन्होंने भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता का खोज जो है कर लिया था। उसके बाद डच भी जो थे वो भी चाहते थे कि जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, उसके आसपास बिजनेस तलाशना शुरू कर दिए थे। तो फ्रांसीसी व्यापारी जो थे वो भी यहाँ पर आ धमके। तो जब अलग अलग कंपनियां भारत के इस हिस्से में पहुंचने लगीं, तो जो कंपनीज थीं वो एक ही चीज खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। अब इससे क्या हो रहा था, जैसे कि भारत में, इंडिया में सूती का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा बन रहा था, जो सिल्क यानी कि जो रेशम है उसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। तो जो सिल्क है, जो कॉटन है, इसका यूरोप में बहुत ही ज़बरदस्त मार्केटिंग चल रही थी। साथ ही साथ जो काली मिर्च है यानी कि पेपर, लौंग यानी क्लॉव्स, कार्डामोम यानी इलायची वगैरह, और जो सिनामोम है यानी जिसको हम दालचीनी कहते हैं, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिमांड था मार्केट में। तो जो कंपनीज थी वो इन्हीं सब चीज़ों को खरीदना चाहती थी, एक ही चीज़ को खरीदना चाहती थी, इन्हीं सब सामानों को खरीदना चाहती थी और बेचना चाहती थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी तो कंपटीशन जो था वो बढ़ गया था। अब कंपटीशन बढ़ गया तो मान लीजिए कि एक कंपनी अगर 2 रुपए दे रही है तो अगला कंपनी उसको कितना दे रही है, 3 रुपए दे के खरीद रही है, अगला कंपनी एक रुपये और बढ़ा के खरीद रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो भारत के जो ये सब चीज़ें थीं, जैसे कि पेपर जो था, क्लॉथ्स जो था, कार्डमोम या सिनामोम, सिल्क या कॉटन, इन सब के जो दाम हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए।
अब प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो जितना मुनाफा वो बेच कर कमाना चाहते थे वो मुनाफा कंपनियों को नहीं हो रहा था। तो अब क्या उनके पास रास्ता बचता है मुनाफा कमाने के लिए? क्या कर सकते थे वो? तो उन्होंने सोचा कि अब हमें एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करे, खत्म करे। अब ये खत्म कैसे करेंगे? तो क्या करते थे ये कि जो जहाज समुद्र के रास्ते जाते थे उसको वो लोग डुबो देते थे, जो रास्ता से वो लेके आते थे उस रास्ता को ब्लॉक कर देते थे। तो जितना सप्लाई वाला जो भी रूट था जिससे सामान आते जाती थी, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करते थे, बाधा पैदा करते थे कि वो सामान को ज्यादातर ना बेच सके। तो ये जो व्यापार चल रहा था, ये जो ट्रेड चल रहा था, एक्चुअली ये हथियार के बलबूते पे चल रहा था। और जहां पर जो व्यक्ति या जो कंपनी अपना सामान रख लेता था तो वहां पे चारों तरफ से घेराव कर देता था ताकि वहां पे कोई उनको नुकसान पहुंचाने ना आए, जिसको किलाबंदी हम लोग कहते हैं। अब इस किलेबंदी से क्या हुआ कि जो वहां के लोकल राजा लोग थे, भारत के जो लोकल राजा लोग थे, उनको बड़ा दिक्कत होने लगा। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज थी वो ना ही तो ठीक से बिजनेस कर पा रहे थे और ना ही तो ठीक से पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल पा रहे थे जो भारत में था। तो कहीं ना कहीं टकराव पैदा हो रहा था कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ कैसे बिहेव करें, और जो बिजनेस में गिरावटें आ रही हैं उनको जो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है उसमें अदर कंपनीज के साथ हम कैसे काम करें। और यही सब कारण जो है युद्ध को जो है जन्म देता है। हम इस पूरे में ये समझने का अनुमति दीजिए कि हम यहाँ पे किला वगैरह बना सकें, लेकिन जो नवाब थे बंगाल के वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। और अंततः धीरे धीरे इस तरह का जो विवाद है वो बैटल ऑफ प्लासी के रूप में तब्दील होता जा रहा था। अब हम जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी क्या है, यानी कि एक युद्ध होगा अब, और उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो हम बैटल ऑफ प्लासी तक क्यों पहुंच रहे हैं? हम लोग एक युद्ध तक पहुंच रहे हैं। तो ये युद्ध क्यों होने जा रहा है? क्योंकि जो अंग्रेज थे जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे थे और जो बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में काफी मतभेद आ चुका था। क्यों मतभेद आ चुका था? क्योंकि नवाब को टैक्स नहीं मिल रहा था ताकि वो बंगाल को चला सके। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो बेईमानी कर रहे थे, वो लगातार मुनाफा सिर्फ अपने खुद को कमाने में लगे हुए थे और बाकी उस क्षेत्र को कुछ देना नहीं चाहते थे। द बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध देखने से पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आखिरकार प्लासी जो नाम है वो कैसे पड़ा। तो दरअसल जो प्लासी है वो प्लासी नहीं था बल्कि प्लाशी था। जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? प्लाशी था। जबकि अंग्रेजों ने इसे बिगाड़ कर क्या कर दिया? प्लासी कर दिया। प्लासी और प्लाशी में फर्क होता है। तो प्लाशी शब्द कैसे मिला? क्योंकि इस जगह पर प्लाश का पेड़ पाया जाता था और इसमें लाल फूल जो है वो हुआ करते थे और उन लाल फूलों का इस्तेमाल गुलाल पाउडर वगैरह बनाने में किया जाता था। गुलाल जिसको हम लोग होली वगैरह खेलने में जो अबीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें बनाने के इस्तेमाल में ये गुलाल आता है, उसी से गुलाल बनती है और ये प्लाश के पौधों से बनती है। तो जो प्लाश है
तो स्प्लाश को सही से वो प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज नहीं कर पाए, इसीलिए वो प्लासी बोल दिए, प्लाशी को प्लासी बोल दिए। तो जो युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में तो उसको कहा जाता है प्लासी युद्ध। तो प्लासी युद्ध क्या है, चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्यों हुआ था प्लासी युद्ध, क्या इसके अंजाम हुए, क्या इसके परिणाम मिले, वो तमाम चीजें हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध है वो किस प्रकार से होता है और किन कारणों से ये युद्ध जो है होता है। तो इसके रीजंस हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था। तो दरअसल अलीवर्दी खान जब मर जाते हैं, अलीवर्दी खान भी एक नवाब था और ये भी एक शक्तिशाली नवाब थे औरंगजेब के बाद। तो अलीवर्दी खान जब उनकी मृत्यु हो जाती है और ये तकरीबन 1756 की बात है। तो जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु जब हो जाती है तो वहाँ के जो बंगाल के नवाब बनते हैं वो थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। तो ये सिराजुद्दौला थे और यही बंगाल के नवाब बनते हैं अलीवर्दी खान के बाद। तो अब यहाँ पे सिराजुद्दौला को देखना है और अंग्रेज को देखना है, क्योंकि यहाँ से एक अहम मोड़ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो सिराजुद्दौला जो है ये भी एक शक्तिशाली नवाब बने। अब ये शक्तिशाली नवाब बने तो जो कंपनी थी, अब कंपनी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो किस कंपनी के विषय में बातचीत कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई कि भाई अब तो जो नवाब है वो सिराजुद्दौला है। तो कंपनी ये चाहती थी कि सिराजुद्दौला को हटा के एक ऐसे नवाब को बनाया जाए जो हमारे इशारों पे काम करे। पपेट रूलर की डिमांड वो करना शुरू कर दिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो चाहती थी कि एक पपेट रूलर मिले। पपेट रूलर कहने का मतलब कि एक इशारों पे काम करने वाला, मतलब कठपुतली सरकार रहे जो हमारे इशारों पे काम करे। और वो क्या करे, जितने भी व्यापार या बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिले, कंसेशन मिले, रियायत मिले, और भी कई तरह के जो प्रिविलेज हैं, सुविधाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो चाहते थे। तो ये कब पॉसिबल होता, ये तब पॉसिबल होता जब सिराजुद्दौला को हटाकर उसके जगह पर किसी पपेट रूलर को यानी कठपुतली नवाब को वो बैठा पाते। तो ऐसे उनकी मंशा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा व्यापार में मुनाफा मिलेगा, व्यापार में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये तभी होगा जब हम कठपुतली सरकार लेकर आएंगे। लेकिन इसमें जो अंग्रेज थे वो सफल नहीं हो पाए। कोशिश तो उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि जो सिराजुद्दौला है उसका जो प्रतिद्वंदी है, जो रिवाल्स है, उसको नवाब बनाया जाए। क्योंकि अगर सिराजुद्दौला के जगह पर अगर आपको नवाब बनाना है तो कहीं ना कहीं उसका कोई कॉम्पिटिटर आपको ढूंढना होगा। तो उसका प्रतिद्वंदी जो है वो ढूंढने का प्रयास किए और बनाने का भी प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी सफल नहीं हो पाई। अब हुआ इसका विपरीत। यहाँ से जो मोड़ लिया जाता है वो बहुत ही डेंजर अब रूप लेना शुरू करेगा। यानी कि जो सिराजुद्दौला है अब वो क्या करता है, कंपनी को सीधे सीधे तरीके से ये कह देता है कि जो भी आप यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो भी राजनीतिक मामला है, उसमें आप टांग ना अड़ाएं। सिराजुद्दौला सीधा ये बात जो है कंपनी को कहते हैं कि जो भी हमारे
अंदरूनी राजनीतिक मामला है, उस पर आप टांग ना अड़ाएं। और आप जो केलाबंदी बना रहे हैं उसको बंद कीजिए, और जो हमारे रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का पैसा दीजिए, यानी जो बकाया है रेवेन्यू का उसका भुगतान भी कीजिए आप। तो ये कौन बोलता है? सिराजुद्दौला बोलता है, कंपनी को बोलता है कि जो रेवेन्यू है वो चुकाइए आप, और केलाबंदी जो आप चारों तरफ कर रहे हैं वो अब बंद कीजिए। अब दोनों के बीच में, यानी कि जो अंग्रेज है और जो सिराजुद्दौला है, दोनों के बीच में खिटपिट होने लगी, बात नहीं बनने लगी। तो जब बात नहीं बनने लगी तो उसके बाद जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो चढ़ाई कर देते हैं इंग्लिश फैक्ट्री में, जहां पे अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री बनाया था। कहां पे बनाया था? कासिम बाजार में। तो कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो वहां पर जो सिराजुद्दौला नवाब है वो अपने 30,000 सैनिकों के साथ वहां पर चढ़ाई कर देते हैं, और जितने भी वहां के अफसर होते हैं कंपनी के, उन सबको बंदी बना लेते हैं। और जो वेयर हाउस बनाया हुआ था, वेयर हाउस जहाँ पे सामान वगैरह इकट्ठा होता था, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने ताला लगा दिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जितने भी अंग्रेज थे उन सभी के पास जो हथियार थे, जो बंदूकें थे, वो सभी छीन लेते हैं। और जितना भी अंग्रेज का आने जाने का जो जहाज था, शिप वगैरह, उन सब को भी वो क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता में बहुत सारे अड़चने पैदा कर देते हैं। तो ये तमाम जो है सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ करना शुरू कर देता है। अब सिराजुद्दौला चाहते थे कि अब वो कंपनी के उस भाग को कब्जे में ले जो कोलकाता में था। जो कलकत्ता में अंग्रेजों ने जो बनाया हुआ था अपना फैक्ट्री, उस फैक्ट्री पे अब कब्जा करना चाह रहे थे कौन? सिराजुद्दौला नवाब। तो जब ये खबर जो है कलकत्ता पहुंची कि अब कलकत्ता में जो अंग्रेजों का फैक्ट्री है वहां पर जो सिराजुद्दौला है वो अब कब्जा करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो फिर कंपनी में बड़ी हड़बड़ी मच गई कि भाई ये तो खतरे में आ जाएगा हमारा बिजनेस। तो फिर यहां पर जिक्र होता है रॉबर्ट क्लाइव का। तो जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, ये बात जब सुनते हैं तो वो क्या करते हैं? आर्मी भेजना शुरू करते हैं। और ये सूचना कहां जाती है? जो मद्रास में कंपनी थी वहां पे जो ऑफिसर्स थे उन तक ये सूचना पहुंचती है कि ऐसा सा होने वाला है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भी मानने को तैयार नहीं थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है अपना आर्मी भेजना शुरू कर देते हैं। किसके खिलाफ भेजते हैं? सिराजुद्दौला के खिलाफ। कहां पर? जो प्लासी का मैदान होता है वहां पे भेजते हैं, और दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। तो सिराजुद्दौला जो है और जो अंग्रेज हैं उन दोनों के बीच में युद्ध जो है आरंभ हो जाता है प्लासी के मैदान में, जिसे हम द बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। अब इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। नवाब जो थे सिराजुद्दौला वो जीत नहीं पाए युद्ध को। अब यह भी प्रश्न आता है कि आखिरकार सिराजुद्दौला हारे क्यों? तो हारने का जो कारण था वो था मीर जाफर। दरअसल हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मीर जाफर को लालच दे बैठा था कि अगर आप सिराजुद्दौला के साथ नहीं आते हैं, हमारे साथ अगर आप युद्ध नहीं करते हैं, तो सिराजुद्दौला के बाद नवाब आपको बंगाल का हम लोग घोषित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मीर जाफर जो है इन सब
बातों में आ जाता है और वो क्या करता है कि जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ने से मना कर देता है, यानी एक तरह से धोखा देता है मीर जाफर, और इस तरह से सिराजुद्दौला कमजोर पड़ जाता है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और जो पहला युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम लोग द बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, यानी कि प्लासी का युद्ध कहा करते हैं। अब यहां पर जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो उसकी मृत्यु भी कर दी जाती है, उनको मार भी दिया जाता है। अब बात आती है कि मीर जाफर जो है वहां के नवाब बन जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी थोड़ा समझने की जरूरत यह है कि अंग्रेज भले ही अभी सिराजुद्दौला को हरा चुके हैं, मार चुके हैं, लेकिन वो वहां के राजा नहीं बन रहे, वो किसी और को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? मीर जाफर को बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि सीधा सीधा जो है अंग्रेज चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। तो इसका कारण ये था कि जो अंग्रेज थे वो ये नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा विवाद हो कहीं और से। तो अगर किसी दूसरे को अगर हम कठपुतली सरकार रखकर अगर ये काम कर सकते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा व्यापार करना, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना और उससे ज़्यादा लाभ लेना। और अभी फिलहाल उनका कोई यहाँ पर विचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी ये बहुत बड़ी जीत और पहली जीत थी प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये उनकी पहली जीत थी। अब देखिए हुआ क्या कि सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया प्लासी युद्ध में। तो वहां पर एक दूसरे नवाब को बनाया गया जिसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है उनको वहां का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर को भी क्या करना पड़ता था कि अपनी जो जनता है उसको खुश रखना पड़ता था। उनके साथ भी उतना ज़्यादा अन्याय वो नहीं कर सकता था, उतना ज़्यादा टैक्स वो उनसे नहीं वसूल सकता था। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचा नहीं पाया और इसके लिए वो भी कहीं ना कहीं जो है आनाकानी करना शुरू कर दिया था, लगातार शिकायतें करना शुरू कर दिया था। तो उसके वजह से जो कंपनी है यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मीर जाफर को हटा देती है नवाब से और किसको बनाती है? मीर कासिम को। मीर कासिम को वहां का नवाब वो बना डालते हैं। और जब मीर कासिम भी लगातार क्या करता है? आनाकानी करना शुरू कर देता है, तो उसको फिर से क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है। और एक्चुअली एक युद्ध होता है मीर कासिम के बीच में, जब वो बार बार कंप्लेन करना शुरू करता है, शिकायत करना शुरू करता है कि हमें भी कुछ चाहिए, तो मीर कासिम और कंपनी के बीच में फिर युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में मीर कासिम की हार होती है। और वो जो युद्ध होता है जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर, तो बक्सर की लड़ाई यहाँ पर हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो 1764 में होता है। और उसके बाद ये भी युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हराती है, इसमें जीत उनको हासिल होता है। और फिर से जब मीर कासिम को हटा दिया जाता है तो मीर जाफर को फिर से क्या किया जाता है? वहां का नवाब बना दिया जाता है। और अब क्या होने लगा कि इसी मीर जाफर से कंपनी जो है हर महीने 5 लाख रुपया लेने लगी। तो जब इस तरह के वो कठपुतली नवाब बनाते थे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अब परेशानी महसूस होने लगा कि अब इस तरह के कठपुतली नवाब से कोई फायदा नहीं है, अब उन लोगों को खुद इसका नवाब बनना पड़ेगा। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ऐलान किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स, कि अब हमें खुद ही क्या करना होगा? नवाब बनना होगा। और फाइनली 1765 में
जो मुगल सम्राट थे उन्होंने ही कंपनी को दीवान घोषित कर दिया। बंगाल का जो प्रांत था, जो प्रोविनेंस था, वहाँ पर कंपनी को ही वो लोग दीवान घोषित कर दिए। अब दीवान घोषित कर दिए तो इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि अगर अंग्रेजों को दीवानी वहाँ पर मिल जाती है तो वो बड़े पैमाने पे रेवेन्यू जो है, जो बंगाल का रिसोर्सेस है, उसको वो सीधा सीधा यूज कर सकते थे। अब बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल उनके सामने नहीं थी। वो क्या कर सकते थे कि वो रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज कर सकते थे और उसको रोकने टोकने वाले लोग नहीं थे। और वो क्या करना शुरू कर दिए कि पहले तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको भारत की जितनी भी चीज़ें थी, गुड्स थी, उनको खरीदने के लिए सोना वगैरह देना पड़ता था, सोना देना पड़ता था या चांदी देना पड़ता था। तो अब इसकी भी ज़रूरत उनको नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो उनको दीवानी वहाँ पे मिल गई थी, उस दीवानी से ही उन्होंने क्या किया कि जो वो सामान बेचना शुरू किए तो उनसे ही उनको इनकम मिलने लगा। अपनी फौजें चलाने के, अपने किले बनाने के भी पैसे उन्होंने निकाल लिए, वहाँ रहने का खर्चे भी निकाल लिए। तो इस तरीके से जो सोना और जो चांदी जो था वो जो भारत में आ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसका जो रफ्तार वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे यहाँ पर भारत के रिसोर्स को ही यूज करके अपना मुनाफा कमाना शुरू करता है और तमाम जैसे कि अपने वो सैनिक वगैरह, अपने खर्चे वगैरह सब निकालना शुरू कर देता है। और ये जो रेवेन्यू उनको मिलता था, अंग्रेजों को जो ये रेवेन्यू मिलता था, उसी रेवेन्यू से वो कॉटन यानी कि सूती का कपड़ा वगैरह, जो सिल्क है, मखमल वगैरह, वो सब वो भारत से ही खरीदना शुरू कर देते हैं और भारत में ही बहुत सारी कंपनी का बिल्डिंग वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, ऑफिस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब वो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। ये रॉबर्ट क्लाइव थे और अब आपको यहाँ पे देखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्या क्या करते हैं हमारे भारत देश में। तो यहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, यानी कि जो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफसर लोग थे वो अब नवाब बन बैठे थे। कंपनी के जितने भी अब अफसर लोग थे वही अब क्या बन रहे थे? नवाब बन रहे थे। तो अब अगर कंपनी के अफसर लोग नवाब बन रहे थे तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये था कि कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा पावर और सत्ता को हथिया रही थी, अब उनके पास आ गया था। जितनी भी वहां का पावर है, जितना सत्ता है, वो अब किसके हाथों में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। और वहां के जितने और भी नौकरशाही अफसर लोग थे वो लोग भी अब क्या करने लगे? नवाब बनने के सपने भी देखने लगे। तो दरअसल क्या हुआ कि वहां पे जो और एक्चुअल में जो नवाब लोग थे उनको वो मजबूर करने लगे। जो ऑफिसर्स लोग थे, अंग्रेज लोग जो थे, वो मजबूर करने लगे नवाबों को कि भाई हमको गिफ्ट के तौर पे आप जमीन दीजिए और ढेर सारा पैसा दीजिए। तो गिफ्ट के तौर पे ये ज्यादातर मांगने लगे कि आप हमको गिफ्ट के तौर पे जमीन दीजिए या ढेर सारा पैसा आप हमको दीजिए। तो इस तरह से वो वहां के नवाब जो है वो बनने शुरू हो गए। अब बात होती है किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की बात होती है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बहुत ज्यादा उस समय जो थे अमीर हो चुके थे जब इनका एज 18 साल का था। जब ये 18 साल के थे, यानी कि 1767 की बात है, 1767 की बात है। तो इनके पास जो रकम थी वो रकम छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी रकम इनके पास थी। 4,01,000
102 पौंड जो है, इतना पैसा रॉबर्ट क्लाइव के पास था। और जब इनको बंगाल का वहां पे गवर्नर चूज किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये आपके बंगाल के गवर्नर थे, और रॉबर्ट क्लाइव ही आपके पहले गवर्नर बने। तो इनके पास इतनी संपत्ति आ गई थी। और फिर जब दोबारा, यानी कि हम बात करें 1764 में, ये था क्या 1743 की बात है, अब बात आती है 1764 की, तो फिर से इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के तौर पर। और इस बार इनको कंपनी भेजती है कि देखिए कि क्या क्या वहां पे करप्शन हुए हैं। तो ये बड़ा हैरत की विषय था कि करप्शन करने वाले तो यही थे, और इन्हीं को ये काम सौंपा गया कि आखिरकार इतना करप्शन क्यों हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिन करें। तो एक्चुअली में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर ही क्या हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो कोर्ट में गए तो यहां पर इनके ऊपर जो भी करप्शन के चार्ज लगे थे वो साबित नहीं हो पाया, यानी ये बरी हो गए वहां से। लेकिन 1774 में ये खुद अपने आप को ही गोली मार देते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव इस तरह से दुनिया से हट जाते हैं। तो आपने देखा कि जो नवाब लोग हैं, किस प्रकार से जो भारत के नवाब थे उनको हटाया गया, और खुद अंग्रेज के जो अफसर लोग थे वही नवाब बन बैठे, और वो बहुत सारे रिसोर्सेस का मनमानी यूज तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ बहुत सारा धन दौलत भी यहां से इकट्ठा करना शुरू कर दिए। और भी इनके बाद जितने भी आए वो भी इतना पैसा तो नहीं कमाए, लेकिन उनकी चाहत थी कि वो थोड़ा रईस टाइप के जिंदगी को जिए, क्योंकि उतने बड़े वो नहीं थे, वो बहुत ही आम परिवार से ऑफिसर लोग थे। लेकिन वो इतना पैसा कमा लेना चाहते थे कि जब वो इंग्लैंड वापस जाए तो आराम की जिंदगी वो जी सके। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाते थे, जो बच जाते थे जिंदा, तो वहां पर इंग्लैंड में लोग उनको नवाब कहते थे, और उनकी जो शान शौकत थी वो थोड़ा डिफरेंट नजरिया से देखा जाता था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे अपने शासन को फैलाना शुरू कर दिया। तो कंपनी रूल एक्सपैंड्स, तो वो धीरे धीरे सब जगह पे अपना शासन जो है वो फैलाना शुरू कर चुके थे। तो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि कब हुआ था, 1764 में हुआ था ये युद्ध। तो जब ये युद्ध हुआ और युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हो गई, तो इस युद्ध के बाद रेसिडेंस जो है वो अपॉइंट किए गए, चुने गए। अब रेजिडेंस क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। रेजिडेंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग थे, तो इनका ये काम था कि जो भी पॉलिटिकल और जो कमर्शियल है उसका ये एजेंट बनते थे, यानी कि जो भी राजनीति से लेना देना है या जो भी व्यापार से लेना देना है, इस पर निर्णय लेना या नजर बनाए रखना इन रेजिडेंस का काम था। तो जो रेजिडेंस थे ये एक्चुअली एजेंट बन गए, किसके, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट बन गए ये। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, या यहाँ पर ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब रेजिडेंस हैं, यानी कि इन सबको अपॉइंट किया गया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अवध के नवाब हैं, उनके बीच में इनके साथ तस्वीरें हैं। हालांकि यही लोग जो रेजिडेंस लोग हैं, इनसे ये सारे सत्ता वगैरह पावर वगैरह छीन भी लेते हैं। और यहाँ पे जो अवध के नवाब हैं वो अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं रेजिडेंस के साथ। तो एक्चुअली इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडेंस कहते हैं। और इनका काम था कि पॉलिटिकल और कमर्शियल जो यानी व्यापार संबंधी बातें या पॉलिटिकल बातें हैं,
इनका ये एजेंट थे। और इनका काम ये था कि आप किस प्रकार से कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी के हितों का रक्षा करना है, आपको कंपनी को नुकसान से बचाना है, कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। तो इनका यही काम था। जो रेजिडेंट्स वगैरह थे तो इनका काम था सर्व करना, ठीक है, इन हितों का रक्षा करना था और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास इन लोगों का था। यहां तक कि ये जो रेजिडेंट्स लोग हैं, ये रेजिडेंट्स लोग क्या करना शुरू कर दिए कि बहुत सारे जो भारत के जो स्टेट्स थे, वहां के जो नवाब थे, वहां पे जो राजनीति वगैरह चल रही थी, उस पे भी ये दखल अंदाजी करना शुरू कर दिए थे। यानी दखल डालना शुरू कर दिए, इंटरफेयर करना शुरू कर दिए थे, हर मामले में टांग अड़ाना शुरू कर चुके थे। यही डिसाइड करते थे कि किनको राजा कहाँ का बनना है, उनको कौन सा पद देना है, किस प्रशासन को वो चलाएंगे, इस तमाम तरह की जो चीजें हैं ये सब डिसाइड करना शुरू कर दिए थे। यहां तक कि जो इंडियन रूलर्स है, जो भारत का शासक था, उसको भी ये डिसाइड करते थे कि आपको आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। ये आर्मी खुद देते थे, अंग्रेज लोग ही क्या करते थे, आर्मी देते थे। और आर्मी देकर ये क्या करते थे कि उनसे उसके एवज में पैसा लिया करते थे, उस आर्मी का पैसा लिया करते थे। और जो भी शासन वगैरह वहां पे था, जो स्थानीय शासक लोग थे, उनको ये बिल्कुल परमिशन नहीं था कि आप आर्मी रखिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो सैनिक रखते थे, जो इंडियन रूलर्स थे, और वो अगर पेमेंट नहीं कर पाते थे, उनका पैसा नहीं दे पाते थे, तो पेनाल्टी के तौर पे क्या होता था कि उनके इलाकों को छीन लिया जाता था। जो अंग्रेज होते थे वो इसके एवज पे क्या करते थे, जो राजा हैं, जो नवाब हैं, उनका जो इलाका आता था उनको छीन लिया करते थे, जब वो सैनिक का भरपाई नहीं कर पाते थे, सैनिक का पैसा नहीं दे पाते थे। अब आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे सत्ता पे काबिज हो रहा है अंग्रेज लोग। तो एक उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में। ये गवर्नर थे और ये 1798 से लेके 1805 के बीच तक ये गवर्नर बने रहे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अवध के नवाब हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो ये जो अवध के नवाब थे उनको इन्होंने मजबूर कर दिया कि वो अपना इलाका छोड़ दे, और कंपनी जो है इनसे उनका इलाका जो है वो छीन लेती है। क्यों छीनती है? क्योंकि इनको फोर्स जो है अंग्रेजों ने दिया था, अब उस फोर्स का पैसा उनको पे करना था, जो नवाब थे वो पे नहीं कर पाए, तो इसके एवज पे इनके इलाका को ही छीन लिया गया और इनके पावर को छीन लिया गया। तो इसी तरह से हैदराबाद में कई ऐसे इलाके थे जहां पर इसी तरह से धीरे धीरे सारे इलाकों को अंग्रेजों ने छीन लिया। जो रेजिडेंट होते थे उनके पास किस तरह की पावर होती थी, ये यहाँ पर जेम्स मिल जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो जेम्स मिल कौन थे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जेम्स मिल एक इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जो स्कॉटलैंड से आए हुए थे। और इन्होंने कहा था कि जो रेजिडेंट का चुनाव होगा वो कौन करेगा, कंपनी करेगा। कंपनी अपॉइंट करती थी रेजिडेंट को। अब ये देखना है कि रेजिडेंट के पास पावर क्या है। तो जो रेजिडेंट होता था वो उस कंट्री का किंग के जैसा देखा जाता था, वो उस देश का राजा माना जाता था। और वो जो इंस्ट्रक्शन आपको देता, इंजक्शंस देता, इंजक्शन का मतलब इंस्ट्रक्शंस, तो वो जो निर्देश वगैरह देता उस पे किसी को दखल अंदाजी नहीं करना है, उसका विरोध नहीं करना है, आपको उसका काम करना है। और जो आपके वहां के राजा हैं, जो भारत के, जो कि दब्बू राजा हैं, दब्बूपन उनके अंदर है, अगर वो नहीं मानते और किसी तरह का विरोध वगैरह करते हैं तो इसे गलत माना जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर उनके साथ जो भी चलते हैं, यानी कि जिस तरह से अंग्रेज कह रहे हैं, अगर उनके साथ वो चलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन अगर उनके विरोध में या अगेंस्ट में काम होता है तो काफी उथल पुथल जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी।
टीपू सुल्तान शेर मैसूर, ये मैसूर के रहने वाले थे टीपू सुल्तान। और अब हम लोग यहाँ पे इनका जिक्र देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों से क्या क्या लोहा लिया। तो दरअसल कंपनी जो थी वो यहां पर कब्जा नहीं कर पा रही थी, तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान बहुत ही एक ताकतवर जो थे, एक लीडरशिप थे, तो इनका मैसूर में कंट्रोल था। और इस कारण से जो अंग्रेज लोग थे उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और इकोनॉमिक तरीके का खतरा नजर आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं विरोध करेगा, और ऐसा ही हुआ भी। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि हैदर अली जो थे ये एक बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, एक शक्तिशाली शासक थे हैदर अली, जिन्होंने भारत में 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया। और इन्हीं के बेटा थे जो बहुत ही फेमस थे, जिसको आज हम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान के नाम से। तो टीपू सुल्तान जो थे, इनका जो शासनकाल रहा वो 1782 से लेकर 1799 तक रहा। और इनका मैसूर में पूरी तरह से कंट्रोल था, पकड़ था। और इन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेज की कंपनी थी जो कि मालाबार कोस्ट में थी, मालाबार एक तट घाटी पे थी, तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पर लोगों को, जैसे मिर्च वगैरह जो होता है, काली मिर्च वगैरह, जो इलायची वगैरह होता है, उसको परचेज करने से रोका। तो इन्होंने एक्सपोर्ट, जैसे कि जो चंदन की लकड़ी एक्सपोर्ट होती थी, जाती थी, या जो इलायची वगैरह जाता था, और इस तरह के जो भी व्यापारी थे उनको इन्होंने सीधा सीधा बोला कि आप उनसे संबंध तोड़ दीजिए, अंग्रेजों से संबंध तोड़ दीजिए। ऐसा किसको बोल रहे वो? जो वहां के लोकल व्यापारी लोग थे, जो लोकल मर्चेंट लोग थे, उनको सीधा सीधा ये ऑर्डर मिलता है कि आप अंग्रेजों के साथ इस तरह का कोई भी व्यापार ना करें। और उसके बाद जो टीपू सुल्तान थे, जो भारत में रह रहे थे फ्रांसीसी लोग यानी फ्रेंच लोग, उनके साथ इनका बहुत ही एक गहरा रिश्ता हो चुका था। और इन्हीं के बदौलत इन्होंने अपने आर्मी को मॉडर्नाइजेशन कर दिया था, यानी कि अपने आर्मी को मॉडर्न तरीके से बदल दिया था, यानी कि आधुनिकीकरण जो करण है वो टीपू सुल्तान ने किया था। अब होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फुरियस हो जाते हैं इस सब चीजों को देखकर कि इस तरह का ये कंट्रोल कर रहा है, और हमारे जगह पे जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनको काफी नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने ये भी देखा कि जो हैदर है, जो कि उनके पिता थे टीपू सुल्तान के, और जो टीपू सुल्तान है, ये काफी ज्यादा घमंडी है, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और ये जब तक यहाँ पे सत्ता चलाएंगे, जब तक इनके हाथ में कंट्रोल रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही देंगे, हमको राजपाट अच्छे से करने नहीं देंगे। तो इसके वजह से 4 युद्ध होता है, 4 युद्ध होते हैं, 4 वॉर्स होते हैं। किसकी किसके बीच में? टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में 4 युद्ध होते हैं। एक 1767 से लेकर यहाँ पे 69 तक युद्ध होता है, फिर 80 से लेकर 84 तक होता है, फिर 1790 से लेकर 92 तक होता है, और फिर 1799 में युद्ध होता है। तो यहां तक तो वो जीत हासिल करते जा रहे थे, लेकिन लास्ट में युद्ध में जो है टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। तो ये हारते क्यों? क्योंकि ये अपने राज्य को बचाते बचाते हार जाते हैं, और जो अंग्रेज हैं वो जीत जाते हैं और इनको मार दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर उस मैसूर में जो पहले जो राजवंश टाइप का, जो वंशवाद टाइप का था, उसके साथ मिलकर जो वोडेयार्स थे उनके साथ मिलकर, जो अंग्रेजी फौज थे उनके साथ मिलकर यहाँ पर अपना कंट्रोल जो है वो रख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टीपू सुल्तान के ये सारे बच्चे हैं, और लास्ट युद्ध में ये जो रेजिडेंट्स लोग हैं इन्होंने मजबूर किया था और बंदी बना लिया था इनके बच्चों को,
बंदी बनाकर एक संधि जो है वो उन्होंने पास कर ली थी। तो इनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना भी पड़ा था। (1782) में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा था। अब हम लोग देखेंगे वॉर विद द मराठास, यानी मराठों के बीच में लड़ाई होती है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो मराठा है वो किन से लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो ऐसा हम यहाँ पे जानते हैं कि जब 18वीं सदी के ठीक मिडल में जब पहुंचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो मराठे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। और यहाँ तक कि जो मुगल साम्राज्य चल रहा था उसको भी चैलेंज कौन कर रहे थे, शिवाजी, क्योंकि शिवाजी जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे मराठा को। तो जब शिवाजी नेतृत्व कर रहे थे मराठों को, तो उस समय मुगल साम्राज्य को भी काफी ज्यादा चुनौती मिल रही थी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि उस समय तो बहुत शक्तिशाली हो गए थे मराठा लोग। तो मराठा लोग बहुत शक्तिशाली हो गए, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत तकलीफ होने लगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मराठों की शक्तियों को अपने काबू में करना चाहता था, कर्व करना चाहता था और उसे डिस्ट्रॉय भी करना चाहता था। वो चाहता था कि जो मराठा की शक्ति उसको अपने काबू में कर लो, उसको समाप्त कर दो। तो ये मराठा पावर को वो इस तरह से समाप्त करने में लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा चलता गया। लेकिन यहां पर 1761 में, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखिएगा, 1761 में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की तीसरा युद्ध होती है। यहां पर 2 युद्ध पहले हो चुके थे, लेकिन उसमें जो थे मराठा लोग हार नहीं मान रहे थे। लेकिन जब थर्ड युद्ध होता है पानीपत का, जो 1761 में होता है, तो मराठे जो है वो पूरी तरह से डिफीट हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका पराजय हो जाता है, यहां पर हार जाते हैं वो। और जब वो हार जाते हैं तो बहुत कुछ उनका छिन जाता है। मराठा चाह रहे थे कि वो दिल्ली में बैठ के पूरा शासन बागडोर पूरा भारत का चलाए। तो ये जो सपना वो देख रहे थे वो पूरी तरह से शैटर हो गया, पूरी तरह से चूर चूर हो गया। और जब अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह से हराया, जब उनको अपने काबू में ले लिया, तो उन्होंने क्या किया कि वंशवाद के हिसाब से, राजवंश के हिसाब से, डायनेस्टी के हिसाब से उन लोगों को वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे यहां पे देख सकते, एक सिंधिया में किसी को कर दिया गया, किसी को होलकार में, गायकवाड़ में, भोसले में, तो अलग अलग स्टेट में डिवीजन कर दिया। किसने किया? अंग्रेजों ने कर दिया। तो अब इस प्रकार से जब ये तृतीय पानीपत युद्ध जब हुआ, वहां पे हार हुआ, तो एक पेशवा एक पद होता है। तो पेशवा जो था, पेशवा मराठा संघ का अध्यक्ष था। पेशवा कौन था? मराठा संघ का अध्यक्ष था। और अंग्रेज लोग थे, पेशवा पद के लिए वृद्ध रघुनाथ राव को समर्थन देता है, जबकि जितने बाकी बचे हुए मराठा लोग थे वो किनको दे रहे थे समर्थन? नाना फडणवीस को दे रहे थे। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, नाना
फडणवीस को दे रहे थे समर्थन और अंग्रेज किसी और को दे रहे थे समर्थन। तो जब ये इस तरह का टकराव आ गया तो अंततः दोनों के बीच में युद्ध होता है, और जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो हार होती है। अब जब हार होता है तो पूरी तरह से जो मराठा शक्ति थी वो बर्बाद हो जाती है, समाप्त कर दिया जाता है, और पेशवा पद भी जो था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और जो मराठा राज्य था, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उस पर कब्जा किसका होता है? अंग्रेजों का एक अधिकार हो जाता है, और जितने भी मराठा के मुखिया लोग थे उनको सेना रखने का इजाजत नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो अंग्रेज लोग हैं मराठा पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने काबू में ले लेते हैं, और पूरी तरह से मराठा पावर को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्हें आप देखिए, इनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये जो थे ये गवर्नर थे, जनरल गवर्नर बन के आए थे। और इनका जो शासनकाल रहा था वो कब तक रहा? इनका शासन मतलब कि इन्होंने 1813 से लेकर 1823 तक ये गवर्नर बने रहे भारत में आकर, और इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब अगर इनका जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोई पॉलिसी डेवलप की होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किस तरह का क्या पॉलिसी लेकर आया था। तो एक्चुअली इन्होंने एक पॉलिसी बनाया, और पॉलिसी में इन्होंने क्या पॉलिसी बनाया था? पैरामोंटेसी का पॉलिसी बनाया था इन्होंने। अब ये क्या है? यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते जा रही थी, और भारत के कई इलाकों में अपना एक्सपेंशन कर रही थी, अपना विस्तार करते जा रही थी। लेकिन ये जो विस्तार कर रहे थे ये बहुत ही अग्रेसिव होके कर रहे थे। तो जब नया पॉलिसी जो गवर्नर हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन्होंने एक नई पॉलिसी डेवलप की, और इस पॉलिसी का नाम क्या था? पैरामोंटेसी। याद रखिएगा, पैरामोंटेसी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने एक पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम था पैरामोंटेसी, यानी कि सर्वोच्च होने का दावा इन्होंने यहां पे करना शुरू किया। तो ये पॉलिसी उन्होंने लेके आया, और इसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही सबसे ज्यादा सर्वोच्च है, और वो उनका जो पावर है, यानी कि जो कंपनी का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है किसी इंडियन स्टेट से। इंडियन स्टेट का पावर उतना मायने नहीं रखता है किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी जो है वो सर्वोच्च है, यानी उसका पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और यही वजह रहा कि उन्होंने जितने भी इंडियन किंगडम थे, जहां जहां पे भारत के शासन चल रहे थे, वहां पे उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया इस बात पर। लेकिन ये जो है ज्यादा देर तक नहीं चला, ठीक है। वो जब कब्जा करना शुरू किए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिए। उनको एक जगह पर चुनौती मिलना शुरू हो गया। कहां पे चुनौती मिला? तो कितूर में। कितूर जो है एक जगह का नाम है, जो कि अब वो कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को पहले हम लोग क्या बोलते थे? कितूर बोला करते थे। तो कितूर में वहां पर भी कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज लोग, और जो वहां स्टेट था, मतलब जो कर्नाटक का स्टेट था, उसको हथियाना चाहते थे, उसको कब्जा करना चाहते थे। लेकिन यहां पर रानी चन्नम्मा जो है वो विरोध प्रकट करती हैं। रानी चन्नम्मा जो है वो क्या कर देती हैं? यहाँ पे विरोध प्रकट करती हैं और हथियार उठा लेती हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और एक आंदोलन जो वो चलाना शुरू कर देती हैं कि आप हमारे राज्य में आकर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या फिर? लास्ट में युद्ध वगैरह तो होता ही रहा, और लास्ट में
रानी चेन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है 1829 में, और वो उसी समय मर भी जाती हैं। तो उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर जेल में भेजा जाता है और फिर जेल में ही ये मर जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मोमेंट खत्म हो गया था। तो एक रैना थी, एक रायना जो थी थे जो बहुत ही गरीब चौकीदार था, जो कि कितूर कहीं एक जगह पे रहते थे जिसका नाम था संगोली। संगोली एक छोटा सा जगह का नाम है जो कि कितूर में था, यानी कि जो कर्नाटक में था। तो वहां पे एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायना। वो क्या कर देता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाता है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते बढ़ाते इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है सब जगह से। तो सपोर्ट के माध्यम से जितने भी अंग्रेज लोग के अड्डे थे, कैंप वगैरह थे, या जितने भी उनके दस्तावेज थे, रिकॉर्ड्स वगैरह, उन सब को जो रायना है वो खत्म कर देता है। और लास्ट में फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रायना है उसको पकड़ लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उसको फांसी में लटका दिया जाता है। और ये कब लटकाया जाता है? 1830 में। तो अंग्रेज फिर इनको भी फांसी पे लटका देते हैं। तो आगे जाकर हम इसकी काफी डिटेल जो है वो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अब देखिए धीरे धीरे हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब तो इस तरह से कर्नाटक में फैल चुका था। तो धीरे धीरे अब कंपनी जो है आगे की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन कंपनी के पास एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है? इसको डर पैदा हो जाता है। किससे डर पैदा होता है? रशिया से। अब रशिया से क्यों इसको डर पैदा हो रहा था? क्योंकि रशिया जो है वो लगातार फैलता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज को ये डर था कि रशिया जो है वो पूरे एशिया में ना फैल जाए और नॉर्थ वेस्ट के तरफ से जो रशिया है वो कहीं भारत में ना घुस जाए। तो इस डर से जो ब्रिटिश लोग थे वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट को अपने कब्जा में ले लिए, क्योंकि रशिया लोग अगर आएंगे तो इधर से ही आएंगे, नॉर्थ वेस्ट से आएंगे, तो फिर उनका आपस में लड़ाई हो जाएगा। तो वो इस वाले नॉर्थ वेस्ट वाले पे जाके अपना कब्जा कर लेते हैं। लेकिन यहां पर इनको सामना करना पड़ता है किन से? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से इनको सामना करना पड़ता है। तो ये वहां पर भी एक लंबा लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पर 1838 और 1842 के बीच में घमासान युद्ध होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इनडायरेक्ट वे में कंपनी जो है वहां पर शासन करना शुरू कर देती है। और 1843 आते आते तक में सिंध में जो है जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो यहाँ पर अपना कब्जा जो है वो बना लेती है। अब बारी आ जाती है किसकी? पंजाब की। किसकी बारी आएगी? पंजाब। अब पंजाब में कब्जा करेंगे ये लोग। अभी तक तो सिंध में कब्जा कर चुके थे, अब कहां कब्जा करने जा रहे हैं? पंजाब में कब्जा करने जा रहे हैं। तो पंजाब में एक बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं या बहुत ही शक्तिशाली एक राजा थे जिसको पंजाब का शेर कहा जाता था, और उनका नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। तो ये बहुत ही शक्तिशाली पंजाब के राजा थे, महाराजा कह सकते हैं इनको, महाराजा थे, और इनका वहां पे दबदबा था। तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी को तो लात मार के पीछे भगाना शुरू किए। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, जब यानी कि इनकी डेथ कब हुई थी? 1839 में हुई थी। आपको डेट अभी फिलहाल कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, घटना को ध्यान से देखिएगा। तो जब महाराजा का डेथ हो जाता है रणजीत सिंह का, तो फिर यहां पर क्या होता है कि सिख किंगडम के बीच में एक युद्ध चलता है, और इस युद्ध में जो फाइनली जो एक रिजल्ट निकल के आता है 1849 में पंजाब पूरी तरह से कब्जे में आ जाता है। किसके कब्जे में आ जाता है? अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अंग्रेज जो है इस पर कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेज कब तक कब्जा नहीं कर पा रहे थे? जब तक रणजीत सिंह जिंदा था। लेकिन रणजीत सिंह का जैसे डेथ होता है तो पंजाब में वो कब्जा कर लेते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि किस प्रकार से वो भारत के जितने भी शासक थे उनको वो लगातार डिफीट करते चले गए, और यहां पर उनको खतरा जब महसूस हुआ रशिया लोगों से, तो किस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि जो आपका
नॉर्थ वेस्ट था वहां पर जाके कब्जा कर लेते हैं, तो उनका मुकाबला अफगान से होता है, तो वहां पर भी वो जीत हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज लोग थे वो धीरे धीरे सब जगह पे कब्जा करते जा रहे थे। जब अंग्रेजों का मन इस तरह से नहीं भरा, तो देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंग्रेजों का जो शासन करने का नीति है वो कितना तेज होता जा रहा है। तो एक नीति आया जिसको हम विलय नीति कहते हैं, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब एक विलय नीति, यानी इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कहा जा सकता है कि हड़पने की नीति। किसी चीज को हड़पने की नीति को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो ये नीति किसने लाया और क्यों लाया? तो दरअसल ये नीति लेकर आए थे डलहौजी। डलहौजी इनका पूरा नाम था, लॉर्ड डलहौजी। अब ये थे कौन? तो ये जनरल गवर्नर थे। ये जनरल गवर्नर कब से कब तक रहे? 1848 से लेकर 1856 के बीच में ये जनरल गवर्नर बने रहे। तो इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया और उस पॉलिसी का नाम था हड़प नीति, यानी किसी चीज को हड़प लीजिए आप, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वाला जो है ये पॉलिसी ये लेकर आए। तो इस पॉलिसी का नाम याद रखिएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये किसने लेकर आया? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने ये नीति लेकर आया। अब इस नीति में था क्या? तो इस नीति में ये था कि मान लीजिए कि कोई भी इंडिया का रूलर है, तो अगर वो मर जाता है और उसका शासक करने वाला अगर उसका वंश में अगर कोई मर्द नहीं है, तो वो जो एरिया होगा वो अपने आप किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा उस पर हो जाएगा। बड़ा खतरनाक मतलब चाल जो है यहाँ पे चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाह रहा है, अब ये कुछ नियम कानून लेकर आ गए। अब ये नियम कानून के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि अब जितनी भी सत्ता है, जितनी भी पावर, उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह का मानसिकता है यहाँ पर अंग्रेजों की। तो इन्होंने एक रूल बना दिया, एक पॉलिसी बना दिया कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसको चलाने के लिए अगर उसके वंश में कोई लड़का नहीं है, तो फिर वो जो स्टेट होगा वो किसका हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। मतलब अब उसका राजा अंग्रेज होंगे, वो हिस्सा अंग्रेजों का हो जाएगा। तो इसी नीति को कहा जाता है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, वो डलहौजी क्यों लेकर आए थे। और इसी तरह से इस नीति के आधार पर अंग्रेजों ने सतारा को हड़प लिया 1848 में, संबलपुर को हड़प लिया 1850 में, उसी तरह से उदयपुर को हड़पा, नागपुर को हड़प लिया और झांसी को भी यहां पे इन लोगों ने हड़प लिया। तो इस तरीके से इस पॉलिसी के आधार पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आधार पर अंग्रेजों ने इतने सारे एरिया को हड़प कर अपना राजपाट चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए इससे भी मन नहीं भरा तो अंग्रेजों ने एक और चाल चली। अब ये हम लोग पहुंच जाते हैं 1856 के आसपास में। अब इन्होंने क्या चाल चला? तो यहां पर एक अवध जो है, अवध पे इनका कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। अब अवध में वो कब्जा कैसे करते हैं? अब देखिए यहां पे किस तरह का चाल चलेंगे अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि हम लोग अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि कहीं पर अगर पावर का दुरुपयोग हो रहा है और जनता पर उसका नुकसान हो रहा है, मिस गवर्नमेंट हो रहा है, तो वहां की जो सरकार चला रही है, जो भी नवाब या जो भी
उनको हटा दिया जाए और वो सीधा सीधा किसके अंडर में आ जाए, अंग्रेजों के अंडर में आ जाए। तो एक ये नीति चलाया कि कहीं पर कोई राजा है, जैसे कि हाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अवध का ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर शासनहीनता की व्यवस्था बनी हुई है, ठीक से राजा चला नहीं पा रहा है, पब्लिक जनता को खुश नहीं रख पा रहा है। तो अब इस कारण से अंग्रेज कह रहे हैं क्या बता के कि ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि अब जो वहां जनता है उनको इन सब चीजों से मुक्त करें, आजाद करें। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि वहां के राजपाट को ये खुद संभाल लेंगे मिस गवर्नमेंट का खिलाफ। तो इस तरीके से भी उन्होंने क्या किया, हड़पना शुरू किया। और जब इस तरह से वो करना शुरू किए तो वहां के जो लोग थे, अवध के जो लोग थे, वही जो थे एक बहुत बड़ा जंग छेड़ देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अब चलिए हम लोग यहां पे समझेंगे कि किस प्रकार से इंडिया कैसे कैसे गुलाम बनता गया, कैसे कैसे अंग्रेज इनको कब्जा करते गए, किस किस साल में। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 1797 में देखिए भारत का रूप क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पीला वाला पार्ट आपको दिखाई देगा वो अंग्रेजों ने हथिया लिया था, और लाल वाला इस टाइप का जो आपको रंग दिखाई दे रहा है अभी ये आपका फ्री है, यानी कि अभी भारत के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं। तो देखिए जब 1797 में आया तो पीला वाला पार्ट आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसको कौन कब्जा कर लिया, अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए, यानी बनारस की बात कर रहे हैं, कलकत्ता की बात कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। फिर आप यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, फिर यहाँ मद्रास में कब्जा करना शुरू किया, फिर यहाँ पे कब्जा किया। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्या किया, अंग्रेजों ने 1797 में बहुत थोड़ा सा कब्जा किया। अब देखिए कब्जा करते 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 और बढ़ गए, अब तो यहीं तक थे। अब देखिए धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिए, यहां से यहां देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से यहां पूरी तरह से जो है ये फैलना शुरू हो गया। अब अंग्रेजों ने ज्यादा कब्जा करना शुरू किया, ज्यादा नियंत्रण में अपना, मतलब देखिए कि क्षेत्र का विस्तार वो कर रहे थे कैसे। उसके बाद देखिए जब 1857 तक ये पहुंचते हैं तो ये लगभग सब जगह पे कब्जा कर लेते हैं, भारत के चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1797 में अंग्रेज लोग आए तो इतना कब्जा किया, और जब 1840 में आए तो इस प्रकार से इन्होंने कब्जा किया, और 1857 पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं भारत के कितने सारे क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये जनरल गवर्नर बने। ये कब से कब तक जनरल गवर्नर रहे, 1773 से लेकर 1785 तक के बीच में ये जनरल गवर्नर बन के रहे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये नया जनरल गवर्नर यहां पर आते हैं इस दौरान, तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, यानी कि शासन करने की जो विधि है एक नया तरह का एक रिफॉर्म करके लेके आते हैं, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ये बनाते हैं कि शासन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक नया चीज लेकर आया, और ये जो थे इनके कार्यकाल के दौरान ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पावर का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो है आपको इसी दौर में देखने को मिलेगा। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया था 3 भागों में, और एक्चुअली जब इन्होंने डिवाइड किया था तो हर यूनिट को इन्होंने एक नाम दिया था, प्रेसिडेंसी का नाम दिया था, ठीक है। तो जब ये डिवीजन करते थे तो उसका नाम क्या रखा गया, प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी 3 भागों में डिवाइड की गई थी, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो ये 3 भाग में डिवाइड कर दिए गए क्षेत्र को, बंगाल अलग हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, प्रेसिडेंसी। तो इस प्रेसिडेंसी का एक रूल उन्होंने लेकर आया, और एक्चुअली यहां पर जो गवर्नर होता था, जो शासन
व्यवस्था जो संभाला जाता था वो किसके हाथ में होता था? गवर्नर के हाथ में था, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथ में उस समय था। तो इन्होंने एक नियम कानून बना लिया कि भाई गवर्नर के हाथ में ही ये सारा होगा, और जितना भी आपका प्रेसिडेंसी होगा, यानी कि बंगाल में शासन कैसे चलेगा, मद्रास में कैसे चलेगा, बॉम्बे में कैसे चलेगा, ये तमाम चीजें कौन निर्णय लेगा? जो वहां के जनरल गवर्नर होंगे वही इस तरह के जो है वो लिया करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे और भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म किया, बहुत सारा सुधार किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने किस किस प्रकार से जो है वो सुधार किया था। तो जब 1772 का समय आया तो 1772 के आसपास में एक जस्टिस के लिए, न्याय के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जस्टिस के लिए, ठीक है, इसकी स्थापना की गई और वहां पर 2 कोर्ट बनाए गए। तो एक कोर्ट था क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा कोर्ट था आपका सिविल कोर्ट। तो जो क्रिमिनल कोर्ट था उसको हम फौजदारी अदालत कहते थे और जो सिविल कोर्ट था उसको दीवानी अदालत कहा करते थे। तो अब ये जो 2 तरह के कोर्ट बने, तो यहां पे देखिए कि जो मौलवीज लोग जो थे और जो हिंदू लोग थे, हिंदू पंडित लोग, तो हिंदू पंडित लोग और जो मौलवीज लोग थे, ये लोग क्या करते थे? कानून का व्याख्या करते थे। ये लोग क्या करते थे? कानून का व्याख्या करते थे। कहां पर? सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में जो कानून का मतलब सुनवाई करवाना है, उस पे जो डिस्क्रिप्शन देना है, व्याख्या करना है, तो इसका अधिकार मौलवीज को था और हिंदू पंडितों को था। और फैसला कौन सुनाता था? काजी। काजी किसको कहते हैं? जो जज होता है, ठीक है, आज की डेट में हम जज कहते हैं। तो जज को हम लोग क्या बोलते हैं? काजी बोलते हैं। तो काजी जो था वो फैसला सुनाता था। तो ये फैसला जो है किसके आधार पर सुनाता था? तो ये मुफ्ती के आधार पर लोग फैसला जो है वो सुनाया करते थे। मतलब सुपरविजन कौन करता था? मुफ्ती ही करते थे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी कौन थे? कलेक्टर्स वगैरह थे। तो मुफ्ती क्या होता था कि जैसे कि एक मुस्लिम समुदाय है, वो एक जूरिस्ट के जैसा होते थे और वो लोग एक्सप्लेन करते थे काजी को, जज को, कि क्या फैसला लेना है। तो उस सुनवाई के बाद ही जो काजी था वो फैसला लिया करता था। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का कानून व्यवस्था जो है वो बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे कि एक कोर्ट है। अब कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई चल रहा है, क्योंकि ये सुनवाई कब हुआ था? ये वॉरेन हेस्टिंग पे हुआ था। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनके खिलाफ एक मुकदमा यहाँ पे लड़ाया गया था और ये मुकदमा 7 साल तक लड़ा, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें ये हुआ था कि जो बुर्के थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो वॉरेन हेस्टिंग है, इन्होंने बंगाल में जो भी गवर्नर था उसको मिस गवर्नमेंट किया है, यानी कि दुरुपयोग किया है। तो इसका आरोप लगा किस पे? वॉरेन हेस्टिंग पे लगा और उसकी सुनवाई यहां पर हो रही है। तो और ये सुनवाई जो था ये 7 साल तक चलता रहा। लेकिन अब देखिए इस तरह की कानून व्यवस्थाएं तो बनना शुरू हो गई थी। तो यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या भी आ गया था। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ब्राह्मण पंडित को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ गई थी। अब ब्राह्मण पंडित को लेकर ऐसा क्या समस्या आ गया था? क्योंकि ब्राह्मण पंडित लोग क्या करते थे कि जब भी कानून की व्याख्या करते थे तो धर्मशास्त्र जो उनका होता था, धर्मशास्त्र के आधार पर ये कानून व्यवस्था को लागू करते थे। तो ये हर जगह पर अलग अलग हो जाता था, एक जैसा नहीं हो पाता था। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा समस्या जो है वो क्रिएट कर रहा था। तो आप यहाँ पे देखिए कि हिंदू समाज में ही ब्राह्मण जो लोग थे वो धर्मशास्त्र के आधार पे कानून का व्याख्या करना शुरू कर दिए थे। जो भारत में कई तरह के जातियां थे तो वहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता था कि किसके लिए क्या डिसीजन होना चाहिए। तो धर्म क्षेत्र के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर ब्राह्मण पंडित लोग डिसीजन लिया करते थे या कानून का व्याख्या करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो अंततः लास्ट में इसको एक सूत्र में पिरोया जाए, यूनिफॉर्मली कानून लाया जाए। तो 1775 में 11 पंडितों को कहा गया कि भाई आप लोग मिलके एक हिंदू कानून बना लीजिए,
ठीक है, जो सब जगह पे अच्छे से काम कर सके। और उसी तरह से फिर 3 साल बाद 1778 में मुस्लिम लॉ भी बनाया गया, मुस्लिम कानून भी बनाया गया, क्योंकि वहां का भी जो है अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से काम कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जाति यानी कि कास्टिज्म पे यहाँ पर बंटवारा जो लगभग आपको देखने को मिलेगा और कानून व्यवस्था में चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर जब आता है 1773, तो उस समय एक कानून पारित होता है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये एक कानून यहाँ पर आता है और इसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना की जाती है। तो एक कोर्ट बनती है और उस कोर्ट का नाम है सदार निजामत अदालत, जो कि कलकत्ता में बनाया गया था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीजें, भली कोर्ट वगैरह सब कुछ बन गया था, या थोड़ा सा व्याख्या करने का जो पंडितों को या मुस्लिमों को मिला वहां तक तो ठीक है, लेकिन फाइनली एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था? कलेक्टर के हाथ में था। कलेक्टर ही सजेस्ट करता था। कलेक्टर का काम क्या था कि जो रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट करे, जो टैक्स होता था उसको कलेक्ट करे, और सब जगह पे कानून व्यवस्था बना रहे, इसका भी पावर किसके पास था? कलेक्टर के पास था। तो कलेक्टर कोई छोटा मोटा चीज नहीं था, बहुत बड़ा चीज था, इसको बहुत बड़ा पावर मिला हुआ था। आज भी आप देखते हैं कलेक्टर के विषय में कि आपको आईएएस बनना है, इस फील्ड में आपको जाना है, तो ये कलेक्टर बनने का जो रिवाज है ये अंग्रेजों ने शुरू कर रखा था, और इनके पास बहुत सारा पावर जो है वो इनको मिल चुका था। द कंपनी आर्मी मतलब कंपनी की फौज। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना शासनकाल बनाना शुरू करी, तो अब हम थोड़ा सा उसे विजुअलाइज करने का प्रयास करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह की फौज या आर्मी रखना शुरू कर दी थी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आया और कब्जा कर दिए, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल कहा करते हैं। तो जब कॉलोनियल रूल हो गया तो बहुत सारे वॉर वगैरह होने लगे, शासन वगैरह तो वो करना ही शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर अगर देने की ज़रूरत है तो वो मिलिट्री में देना है, यानी कि फौजों की ताकत बढ़ानी है आपको, क्योंकि आपको आए दिन किसी न किसी से युद्ध करना पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो मुगल आर्मी लोग हैं, तो मुगल आर्मी लोग कैवर्ली फौज रखते थे। कैवर्ली फौज कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा फौज जो घोड़ों में बैठ के चलता हो, जो घोड़ों में बैठ के युद्ध लड़ता हो, ठीक है। तो इसको हम कैवर्ली फौज कहते हैं, सवार्स कहते हैं, और इनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिला रहता था। और दूसरा जो फौज होता था इन्फेंट्री। तो दूसरा फौज जो इन्फेंट्री कहने का मतलब जो पैदल चलने वाले सैनिक होते थे, फौज लोग होते थे, उसको हम लोग इन्फेंट्री कहा करते थे। फिर तीसरा उन्होंने फौज बनाया था तीरंदाजी वाला, मतलब ऐसे फौज थे जो तीर वगैरह अच्छे से मार सके। और फिर दूसरा जो था जो तलवारबाजी अच्छा से कर सके। तो इस तरह की फौज जो है वो यहाँ पर अपना ट्रेंड करना शुरू कर दिए थे मुगल आर्मी लोगों ने। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जोर उन्होंने दिया था तो वो था किस पर? कैवर्ली बेसिस पे, यानी कि जो घोड़े में सवार होकर युद्ध करते हैं उन पे ज्यादा जोर दिया था। पैदल वाले यानी कि इन्फेंट्री जो सैनिक थे उन पे इनका जोर कम था। जब कहीं पर युद्ध वगैरह होता था तो जो लोकल जमींदार लोग होते थे वो क्या करते थे कि जो उनके यहाँ गुलाम बन के जो मजदूर लोग रहते थे, जो किसान लोग रहते थे, उसको हथियार सीधा पकड़ा देते थे और उनको क्या कर देते थे कि उनको इन्फेंट्री सैनिक में तब्दील कर देते थे, यानी पैदल वाला सैनिक बना देते थे और युद्ध में भिड़ा दिया करते थे। तो एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुगल आर्मी किस तरह से बना हुआ था। तो ये तो मुगल आर्मी की बातचीत हुई। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनी थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो किस तरह का आर्मी बना रहा था, वो अब यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस ये था कि कहीं ना कहीं इस तरह की आर्मी जो है
जब देखा गया तो कंपनी के लोग यानी कि अंग्रेजों ने भी सोचा कि क्यों ना हम जो किसान है उस किसान को ही क्या बना ले, आर्मी बना लें। तो वो किसान को ही आर्मी बनाए और सेम मेथड यूज करना शुरू कर दिए, मतलब कि पैदल वाले जो है वो उन्होंने क्या किया, सिपाही तैयार किए। तो किसानों को अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किसानों को अब यहाँ पर फौज में भर्ती किया जा रहा है। तो ये चीज, यही मेथड को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी लागू करनी शुरू कर दी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह का आइडिया कहां से लेकर आई थी, मुगल आर्मी, जब मुगल आर्मी थे तो मुगल आर्मी में इस तरह का व्यवस्था बना के रखा हुआ था कि जब भी हमें सैनिक की जरूरत पड़ेगी, पैदल सैनिक की, तो हम किसानों को ही सैनिक बना देंगे, फौज बना देंगे। तो मुगलों, ये जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, अंग्रेज लोग थे, तो उनको भी लगा कि भाई ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा मेथड है। तो यही मेथड को वो भी यूज किए कि जो वहां के लोकल किसान होते थे, जो जमींदार के अधीन होते थे, उनको वो सैनिक में भर्ती करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लड़ने का तरीका बदलता गया, यानी कि तीर हो गया, तलवारबाजी हो गया, अब उसके बाद धीरे धीरे बंदूक वगैरह सब चीजें आने लगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है आर्मी का सिस्टम भी जो है वो बदलना शुरू हो गया। तो 1820 में हम लोग देखते हैं कि एक खास तरह का जो है बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनी है वो क्या करती है कि जो कैलवरी फौज होती है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करती है, मतलब घोड़े में सवार होकर जो युद्ध करने वाली फौज होती है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर अब जो आर्मी आ रहे थे वो किस टाइप के आ रहे थे, मस्केट कहने का मतलब होता है कि ऐसा आर्मी जो पैदल तो चलता है लेकिन हेवी गन के साथ, हेवी गन होता है उनके पास, ठीक है। तो हेवी गन के साथ जो पैदल चलने वाले फौज होते हैं उनको मस्केट्स कहते थे। और मैचलॉक्स किसको कहते हैं, तो मैचलॉक हम उसको कहते हैं कि जो बंदूक वगैरह होती थी तो उसमें जो बारूद होता था उसको माचिस से चलाना पड़ता था, तो उसको मैचलॉक्स कहते थे। तो हथियार इस तरह के आ गए थे, तो इसीलिए मस्केट जो सोल्डियर्स हैं उनकी जरूरत ज्यादा पड़ गई कि अब बंदूकधारी वाले आर्मी रखने होंगे। अब बंदूकधारी वाले आर्मी रखने होंगे तो डेफिनेटली अब जब इनका युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, तो यहाँ पर इनको जरूरत ज्यादातर किस तरह के सैनिकों की पड़ी, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की जरूरत पड़ी, यानी पैदल चलने वाले, ताकि ये बंदूक वगैरह लेके चल सके, क्योंकि तलवार का कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं यहाँ पर। तो इस तरह के लिए उनको क्या ज्यादातर जरूरत पड़ी, जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स यानी जो पैदल चलने वाले सैनिक लोग थे, फौज लोग थे, जो इस तरह के बंदूक वगैरह लेके चल सकते थे। तो उस तरह की सैनिक की जरूरत पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी अंग्रेजों को। तो आप देखते हैं यहाँ पर है कि कंपनी जो है वो किस तरह की फौज तैयार करना शुरू कर दी थी।